और भारत में राष्ट्रवाद एक ऐसा टॉपिक है जिसको सुनने से ही लगता है कि दिमाग में घुसेगा नहीं, और मैं जो है इसके ऊपर पूरा प्रयास करूंगा कि इसको बहुत ही सिंपल किया जा सके और आपको उस सिंपल फॉर्मेट में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप समझ पाए इसको हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा इसके एक बेसिक लेक्चर को ले लें जिससे कि आप जो है इस टॉपिक को ही समझ पाए। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक जो है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड नेशनल मूवमेंट, या हम कहेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले टॉपिक लिख लीजिए इसको, ताकि हमारे दिमाग में रहे कि हमने ये टॉपिक पढ़ना है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना और भारत में राष्ट्रवाद, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। हर टॉपिक अपने आप में इंडिपेंडेंट है ना, इसको पहले बाद में और इसमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। हर समय क्या चला है इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग फोकस करें। आप कहेंगे कि इसको कांग्रेस पार्टी से ही क्यों पढ़ा, भारत में इसको कांग्रेस पार्टी से ही क्यों पढ़ा, तो अब जो है पूरा फोकस करिए सुनने पर, लिखेंगे काम बाद में। अभी तक पूरे भारत में क्या हो रहा था, 19वीं सेंचुरी के बिगिनिंग में भारत में अलग अलग जो है रिवाइवल रिफॉर्मिस्ट ग्रुप बन गए थे। जैसे कि हमने देखा ब्रह्म समाज यहाँ पर बन रहा है और आर्य समाज पश्चिम में बन रहा है। अलग अलग पॉकेट्स में भारत में अलग अलग रिफॉर्मर्स यानी कि सुधारवादी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और ये अलग अलग पॉकेट्स में, यानी कि इनका इन्फ्लुएंस पूरे भारत में नहीं। तो पूरे भारत में नहीं है तो इनके साथ राष्ट्र वर्ड को जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जब बाद में इस फेज़ के बाद INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई, तो अब जो कब हुई थी 1885, तो इसने पूरे देश में जितने भी पावर ग्रुप्स, जितने भी पॉकेट पावर्स थे उनका लीडरशिप ले लिया इनडायरेक्टली। जो है अब भारत में जितने भी जनप्रतिनिधि थे या सुधारवादी थे, उनका नेतृत्व जो है कांग्रेस पार्टी के पास आ गए थे। तो कांग्रेस पार्टी का मुख्य लक्ष्य था भारत में जो आम जनता के बीच जो अंग्रेजी शासन से संबंधित विरोध थे उसको जो है राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए तो उनके पास पहले से ही रिफॉर्मिस्ट थे, रिवाइवलिस्ट थे, लेकिन उनको राष्ट्र के स्तर पर पहुंचाना था क्योंकि अंग्रेज़ों ने पूरे भारत के ऊपर रूल कर रखा था। तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रीय पार्टी के रूप में या क्षेत्र के रूप में अपनी बातों को केंद्र तक नहीं पहुंचा पा रहे। और अंग्रेज़ों को भी एक मौका मिल गया कि भाई ऐसी बात है कि अलग अलग पॉकेट पावर्स को अगर हम कंट्रोल करें तो हम कितनी सारी पॉलिसीज़ बनाएंगे, उनके लिए अलग, इनके लिए अलग, उनके लिए अलग। तो उन्होंने अपने एक बहुत ही स्किल्ड फॉर्मेट पर कांग्रेस की स्थापना कर दी, और कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भारत में बना दी जिसको कहा कि ये पूरे भारत के जितने भी ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स को एक दूसरे से कंपाइल करेगी और बाद में हमारे साथ ये जुड़ेगी और हम इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ कांग्रेस, जिससे कि हमें अलग अलग रीजनल पार्टी से या रीजनल ग्रुप के साथ हमें इनके बीच में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा अंग्रेज़ होना ही इनके लिए सबसे बड़ा विरोधी पार्ट, यानी कि दे रीपल बिकॉज वी आर इंग्लिश। तो अंग्रेज़ होने के कारण वो अच्छी बातों को भी नहीं मान रहे हैं, इसीलिए इनके ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की पार्टी समझाएगी और इनकी पार्टी होगी भारतीय लोगों की, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने से जो पहले भारत अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप, सामाजिक समूहों में जाना जाता था, अब इसने जो है अपने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना ली। इसलिए जब भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आम जनता की आवाज़ को रखा गया तो भारत में एक ऐसा दौर आया जिसको हम कहते हैं राष्ट्रवाद। क्लियर बात है? तो हमने सबसे पहले राष्ट्रवाद के शब्द को समझने का प्रयास किया। अभी राष्ट्रवाद शब्द जो है इसको किस तरीके से लिया गया है और इसको हमने किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म, क्योंकि हमें कहानी नहीं सुनना, हमें एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो राष्ट्रवाद को अगर हम देखें तो हमारे पास राष्ट्रवाद को समझने के लिए 3 अलग अलग चरण माने जाते हैं। सबसे पहले हम देखें 1885, 1905 और उसके बाद देखते हैं 1915। अब आप कहेंगे कि 3 अलग अलग चरण क्यों जोड़े हैं इसमें, ज़रा इसको ध्यान से देखें। भारत में राष्ट्रवाद को 3 अलग अलग क्षेत्रों से 3 अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। मैंने इसको जो ईयर लिखा हुआ है अब इसके वर्ड्स लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसको हमने कहा मॉडरेट, इसको हमने कहा एक्सट्रीमिस्ट,
और इसको हमने कहा गांधीयन। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को 3 तरीके से समझा जाता है। एक है मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है मध्य, यानी कि भारत में कांग्रेस की स्थापना जो हो गई अंग्रेज़ों के द्वारा ये सोच के की गई थी कि वो अपनी बातों को सामान्य तरीके से विनम्रतापूर्वक अंग्रेज़ों के पास रखेंगे और इसमें हिंसा और विरोध नहीं हो। तो मॉडरेट के लिए 1885 का कांग्रेस की स्थापना को ही सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसलिए मैंने ये कांग्रेस का ईयर लिया है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885, ठीक है। इसलिए मैंने इस डेट को लिया हुआ, ईयर को लिया हुआ। हालांकि राष्ट्रवाद कितने चरण में जाना जाता है? 3 चरण, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और 3 चरण है राष्ट्रवाद के भारत में। गांधीयन तो फिर तो आज़ादी के बाद तक चलेगा ना ये, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करना। तो कांग्रेस की स्थापना के साथ अब भारतीयों को लग रहा था कि अब हमारी बात सुनने के लिए देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारी बात के लिए एक मंच मिल गया है और वो अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन ग्रेजुअली ये मॉडरेट फीलिंग जो है बहुत दिन सर्वाइव नहीं कर पाए। इसका रीज़न क्या था कि अंग्रेज़ों ने, क्योंकि इनको अपने फ़ायदे के लिए बनाया था और ये जो है इनको सेटिस्फाइड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टिक एंड कैरेट पॉलिसीज़ लेके चल रहे थे। यानी कि हम आपके लिए बेहतर करेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ कहेंगे अच्छी बात। इससे कांग्रेस क्या होती थी? कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल के रूप में वो सिर्फ मना लेती थी कि हाँ कुछ अच्छा होगा, यानी कि एक पूरी तरह से जो है एक रिक्वेस्ट पॉलिसीज़ पर ही काम कर रहे थे। मॉडरेट में सबसे पहला विरोध तो तब हो गया जब बंगाल में एक अकाल आ गया। भारत के दक्षिण भारत में प्लेग आ गया और बंगाल में अकाल की स्थिति बन गई और ये स्थिति थी आपकी 1897 में एक स्थिति बन गई। 1897 में दक्षिण भारत में, उस समय तो जैसे केरल, अभी मद्रास, ये सब आंध्र प्रदेश, उस समय ऐसे राज थे नहीं, दक्षिण भारत ही बोलेंगे ना इसको। तो दक्षिण भारत में 1897 में प्लेग आने से अब कांग्रेस के ऊपर ये दबाव बढ़ा कि अंग्रेज़ों से बोला जाए कि हमारे लिए फंड रिलीज़ करें, हमें इलाज प्रोवाइड कराए और हमारे लिए जो भी कंपनसेशन है उसको प्रोवाइड करें, क्योंकि हम राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। लेकिन कांग्रेस ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस कैसे पार्टी थी? रिक्वेस्ट फॉर्मेट पर, मॉडरेट थी। वो सिर्फ बोलेगी, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस को देखा गया तो उसके अंदर कैसा हो गया? विरोध हो गया, विरोध पैदा हो। तो 1897 का इवेंट जो था, दक्षिण भारत में प्लेग आना और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अकाल आना, ये एक बड़ा कारण बन गया, जिसमें कहा जाता है कि 10 मिलियन कितना होता है? 1 करोड़ लोग की मृत्यु हो। यानी कि प्लेग में और उस अकाल में 1 करोड़ लोग या 10 मिलियन लोगों की जब मृत्यु हो गई तो भारत के लोगों के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेकर असंतोष की स्थिति आ गई और उसमें जो है एक बहुत ही नया चेहरा उभर रहा था। इस नए चेहरे को उभरने के लिए अब हम भारत के एक ऐसे क्षेत्र में देखते हैं कि कहाँ पर उभर रहा है। पश्चिम भारत, जिसमें हम महाराष्ट्र पूना के क्षेत्र को जानते हैं, वहाँ पर अंग्रेज़ अधिकारी की एक हत्या कर दी गई। अंग्रेज़ अधिकारी की हत्या करने के बाद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस हत्या का बचाव किया अपने साप्ताहिक पत्रिका में, जिसका नाम था मराठा और केसरी। मराठा अंग्रेज़ी में लिखा जाता था और केसरी मराठी में लिखा जाता था। ये दोनों पत्रिकाओं से इस हत्या, किसकी हत्या की गई थी? अंग्रेज़ अधिकारी की हत्या को उन्होंने बचाव किया। क्यों भाई? कहा कि अंग्रेज़ों के अत्याचार से लड़ने के लिए जब आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो हत्या तो करेगा। ऐसे विचारों को सुनकर अंग्रेज़ों ने इस व्यक्ति के ऊपर राष्ट्रद्रोह की स्थिति बना दी और जेल में डाल दिया। लेकिन जनता की आवाज़ को पहली बार पकड़ने वाले ऐसे राष्ट्रीय सेनानी को एक ऐसा उपनाम दे दिया गया जो कि जनता के बीच में प्रिय हैं। इनका नाम क्या था? लोकमान्य। लोकमान्य तिलक तो आप बोल रहे हैं, मैंने लोकमान्य बोला। लोकमान्य वॉज अ टाइटल। और लोकमान्य टाइटल क्यों दिया गया? क्योंकि ऐसी स्थिति में जब अंग्रेज़ अधिकारी की हत्या हो गई और उन्होंने जनता की आवाज़ को उठाया, जनता के पक्ष में, जो कि उस समय अंग्रेज़ों के लिए तो समझिए कि एक तरह से एक सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट के लिए आप अपने आप को न्योता दे रहे हैं। आ बैल मुझे मार, कहते हैं हु बेल्स द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? कांग्रेस तो मॉडरेट है, कांग्रेस तो कभी भी ऐसी बातें कहेगी नहीं। लेकिन ऐसे व्यक्ति की सबसे पहली बार छवि जो है, जिसको हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं, तो इस व्यक्ति ने लोकमान्य के रूप में अपने सबसे पहली भारतीय इतिहास में अपनी उपस्थिति दर्ज की। बाद में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद ये कांग्रेस में गर्म दल के नेता बन गए। अब कांग्रेस पहले कैसी थी? मॉडरेट थी।
अब कांग्रेस में ये मॉडरेट जो कि मांग रहे हैं, अब ये मांगने वाली बात यहाँ पर नहीं रही, क्योंकि कैसे लोग आ चुके हैं, लोकमान्य जैसे तिलक आ चुके, लोकमान्य तिलक जैसे, जिसको बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं। और उनके एसोसिएट्स थे जिनको हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, यानी कि लाल कौन है, लाला लाजपत राय, दूसरा बाल गंगाधर तिलक और तीसरा बिपिन चंद्र पाल। ये 3 नाम एग्जाम में पूछे गए, जिसको हम लाल बाल पाल कहते हैं। तो लाल बाल पाल जैसे लोग भारतीय राजनीति के एक सक्रिय कार्यकर्ता बन गए, और उस समय राजनीति के रूप में सिर्फ एक ही विकल्प था, जिसका नाम था कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी जो कि पहले कैसी थी, मॉडरेट पार्टी थी, अब वो कैसी बन रही है, एक्चुअली बन नहीं रही है, उसके अंदर के लोग जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं, यानी कि वो पूरी तरह से कैसे हो रहे हैं, आंदोलनकारी हो रहे हैं, यानी गर्म दल की प्रवृत्ति वाले। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसी घटना घट गई 1905 में। यहाँ पर कौन सी घटना घटी थी कांग्रेस के बाद, 1897 में दक्षिण भारत का प्लेग, कितने लोग मारे गए थे। तो जाहिर सी बात है भारत में तो एक ऐसा मूवमेंट आएगा ना कि कांग्रेस शिकायत करेंगे, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी, तो जाहिर सी बात है कि आप मॉडरेट से हट स्विच ओवर करने वाले। लेकिन अंग्रेज़ों ने देखा है इसमें कि अब जो है स्थिति जो है कांग्रेस के हाथ से भी निकल रही है। और कांग्रेस से हाथ से क्यों निकल रही है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आंदोलन करने वाले जो लोग थे वो थे बंगाल के। बंगाल की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें वर्तमान में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र को शामिल रखा गया था। और बंगाल का एपी सेंटर जिसको कहते हैं वो है आपका बांग्लादेश का ढाका। अब अंग्रेज़ों ने देखा कि पूरे भारत में आंदोलन कर रहे हैं और ये एक्सट्रीमिस्ट के रूप में जा रहे हैं, जिससे कि अंग्रेज़ों को जो है शासन करने में परेशानी हो रही है। और कांग्रेस अब क्या कर पा रहा है, कांग्रेस इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि कांग्रेस तो है मॉडरेट, जैसे हमसे रिक्वेस्ट करते हैं वैसे उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग। तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में कांग्रेस की भूमिका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो है हमें कुछ अलग सा अपना पॉलिसी लगाना होगा, और कांग्रेस पार्टी के बिना इंटरफेरेंस के अंग्रेज़ों ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन इस स्टेटमेंट पर किया गया इसमें कि बंगाल जो है यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। इसमें मेमन सिंह और बाकरगंज 2 स्थान ऐसे थे जिसको आरोप लगाया गया कि यहाँ पर जो है आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा हो रही हैं और ये पूरे भारत को अशांत कर रही है। ऐसे समय कौन से 2 क्षेत्र बताए मैंने अभी, मेमन सिंह और बाकरगंज, ये 2 क्षेत्रों के ऊपर जो है आरोप लगाकर पूरे बंगाल को ही भारत से अलग कर दिया गया। अब हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि बंगाल का पूरा क्षेत्र जो था उसमें मुस्लिम आबादी की डोमिनेंस ज़्यादा थी, मुस्लिम आबादी का डोमिनेंस ज़्यादा था। अब यहाँ पर मुसलमानों ने सोचा कि भाई ऐसा है कि भारत से हमें अलग कर देंगे, ऐसा कोई थोड़ा है, कोई मजाक थोड़ा है, हम तो राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय पार्टी कौन सी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को कहा कि अब हमारा जो ये बंटवारा किया गया, हमें हटा दिया गया भारत से, इसके लिए आप आंदोलन चलाइए। कांग्रेस पार्टी कुछ कर नहीं पाई, क्यों, कांग्रेस पार्टी किस तरह से बंधी हुई थी, अंग्रेज़ों की पॉलिसीज से, जो कि मॉडरेट हो सकती थी। तो मॉडरेट पॉलिसीज़ ने कांग्रेस को बड़ा ही नुकसान पहुंचाया, और अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा कैसे उठाया, फूट डालो शासन करो। अंग्रेज़ों ने देखा कि बंगाल का डोमिनेंस सबसे ज़्यादा मुस्लिम से है, और इसको हिंदू मुसलमान करके अगर हम सेपरेट करेंगे तो इस्लाम में या मुसलमानों में ये बात फंस जाएगी, और ये जो है हमारी बात मान ली। अंग्रेज़ों ने अपनी दूसरी पॉलिसी सबसे पहले इसको अलग कर दिया, और फिर कहा कि आप बात कर रहे हैं कांग्रेस मदद करेगी आपको, कांग्रेस तो एक्चुअली में हिंदुओं की पार्टी है, आपकी बात वो कभी नहीं करेंगे और लड़ाई कभी नहीं करेंगे। बांग्लादेश में रहने वाले लोग, बांग्लादेश अभी कह रहा हूँ मैं, उस समय तो बंगाल था, बंगाल में रहने वाले लोगों को या नेताओं को पता चल चुका था कि कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट अब नहीं मिलेगा। इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की यहाँ पर स्थापना हो गई, और मुस्लिम लीग की स्थापना ने भारत में राजनीति को 2 अलग अलग तरीके से बांट दिया। एक भारत की पार्टी जिसको हिंदुओं की पार्टी के रूप में बाद में प्रचारित किया गया, जिसको हमने कहा कांग्रेस पार्टी, और बाद में जो है सिर्फ मुसलमानों की पार्टी के नाम से मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। सलीमुल्लाह खां आगा खान के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग बन गया इसमें, तो उसने मुसलमानों के हितों के लिए अपने संघर्ष को जारी रखा, और कांग्रेस को कहा कि ये हिंदुओं की पार्टी है और ये हमारे लिए सपोर्ट नहीं करेगी। यहाँ पर भारत की राजनीति में पोलराइजेशन हो गया। अब भारत में हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग क्षेत्रों में बंटने लगे, और इस बंटवारे को देखकर अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब जो है हमारे पास अच्छा समय है कि हम मुसलमानों की संख्या कम है इनकी, अगर इनको हम प्रोटेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे फेवर में आ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा भारत में आंदोलन होता कहाँ से है, बंगाल से, तो बंगाल हमारे फेवर में आ जाएगा और आंदोलन रुक जाएगा। तो भारत में 1905 का जो दौर था, इसने जो है एक्सट्रीमिस्ट यानी कि उग्र, भारत में एक ऐसा उग्र
जो प्रदर्शन था उसको उन्होंने प्रमोट किया। इसमें गरम दल के नेता आगे बाहर, और गरम दल के नेताओं में भारत में सबसे ज़्यादा प्रिय नेता के रूप में लाल, बाल और पाल थे। लाल के नाम से लाला राजपूत राय, बाल के नाम से बाल गंगाधर तिलक और पाल के नाम से विपिन चंद्र पाल। ये तीनों नामों को ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस बने। अब भारत में बंगाल के विभाजन के बाद जब कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का अंदर ही पार्टी में विरोध होना स्टार्ट हो गया, और इस विरोध होने के कारण अब जो है भारत में उस समय सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में, गरम दल के नेता के रूप में बाल गंगाधर तिलक उभर चुके थे। तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कहा जा रहा था कि कांग्रेस की अध्यक्षता इनको मिलनी चाहिए, और इसके लिए जो है 1906 में ऐसा प्रस्ताव आया कि हमें जो है ये कांग्रेस की अध्यक्षता भी कहाँ करनी चाहिए, हमें इसको करना चाहिए नागपुर में। नागपुर क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र था, और जाहिर सी बात अगर वहाँ होता तो उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको, कांग्रेस पार्टी ने इसको बदल कर पूना में शिफ्ट कर दिया। पूना में शिफ्ट करने के साथ रास बिहारी घोष को बना दिया क्या, कांग्रेस का प्रेसिडेंट। इस बात से बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कहा ये तो जो है हमारे साथ अन्याय हुआ, कांग्रेस को पूरी तरह से रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी और हम चाहते थे कि बीजी तिलक को ही प्रेसिडेंट बनाया जाए, तो जाहिर सी बात है हमारे साथ सही नहीं हो। तो सही नहीं होने के कारण क्या हुआ, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, और ये विभाजन कहाँ पर हुआ, पूना समेत। डिमांड कहाँ की थी, नागपुर समेत की। तो स्प्लिट होते समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष, क्योंकि डिमांड किसकी थी, बीजी तिलक की। तो कांग्रेस अब विभाजन में बढ़ गई। एक दल आ गया इसमें गरम दल, और दूसरा हो गया गरम दल जो है उसका विचार ये था इसमें, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसमें लेके रहूंगा। ये विचार किसके थे, बीजी तिलक। तो जाहिर सी बात है इस विचार ने भारत के जितने भी युवा थे उनको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया, और अब जो है कांग्रेस में गरम दल का नेतृत्व बढ़ गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों ही इस विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी एकदम शिफ्ट हो रही थी कहाँ की तरफ, गरम दल की तरफ। और इसलिए जो है बाल गंगाधर तिलक के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। कौन सा मुकदमा, इसी राजद्रोह को वर्तमान की सरकार ने अभी खत्म कर दिया। इसका नाम क्या कर दिया है, देशद्रोह कर दिया। राजद्रोह का मतलब होता है जो रूल करने वाली पार्टीज हैं, जो कि अंग्रेज थे, उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से राजद्रोह का मुकदमा लगता है। लेकिन वर्तमान की सरकार ने देखा कि जो भी राज करने वाली पार्टी है वो तो पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पर, और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी तो बहुत सारी है। तो अगर कोई देश के खिलाफ मुकदमा करता है या कोई काम करता है तो जो हमारे पास कानून हो वो तो राजद्रोह वाला है। और विपक्ष की पार्टी कहती है कि आपके खिलाफ बोल दिया इसने, आपने राजद्रोह लगा दिया, तो इस शब्द को ही बदल दिया कि अब राजद्रोह वर्ड यूज़ नहीं होगा। काम कुछ भी करें देश के खिलाफ वो लगेगा देशद्रोह। अब यहाँ पर राजनीतिक पार्टी यहाँ पर शामिल नहीं है, वो देश के लिए माना जाएगा। तो हमें ध्यान रखना होगा, राजद्रोह का मुकदमा लगाएगा किस पे, बीजी तिलक पर, और उनको भेज दिया गया म्यांमार, जो उस समय बर्मा कहलाता था, उसकी राजधानी मंडाल, और भेज दिया गया, जिसके कारण ये आंदोलन रुक जाए, और ये बहुत हद तक रुक भी गया। रुकने के बाद जाहिर सी बात है भारत में जो स्वराज की मांग चल रही थी, अब उसमें सबसे प्रमुख कार्यकर्ता ये जो लीडर थे बीजी तिलक, उनको भेज दिया गया था। और उनके जाने के बाद जो है भारत में आंदोलन लगभग रुक गया था। और इसी बीच जब वो दोबारा भारत आए तो उनको ये बात का एहसास हो चुका था कि भारत में अगर गरम दल और नरम दल अलग अलग लड़ेंगे तो अब हम भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़ सकते, इसलिए इनको दोबारा यूनाइट होने की ज़रूरत है। गरम दल और नरम दल में मुस्लिम लीग को भी एहसास हो चुका था कि हम अपनी बातों को अलग तरीके से प्रोड्यूस कर अब एक नहीं रह सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें जो है एक यूनाइटेड फॉर्म में आना होगा। क्योंकि राष्ट्रवाद के इस चरण में हमने यूनाइटेड होना सीखना शुरू कर लिया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने छोटे छोटे पॉकेट्स पावर में जो भारत को अलग करना स्टार्ट कर दिया था। और इस संधि को भारतीय इतिहास में 1916 की कौन सी कहते हैं, किस अधिवेशन में सब मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी मिल गए थे, लखनऊ के अधिवेशन, लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, लखनऊ समझौता। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है लखनऊ समझौता कब हुआ, तो कब हुआ था ये, तो जाहिर सी बात है लखनऊ समझौते में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी किसके साथ मिल गई थी, मुस्लिम लीग, और भारत में गरम दल के पार्टियों के साथ मिल गई थी। भारत में गरम दल के
प्रतिनिधियों के साथ मिलने के बाद जाहिर सी बात है कि अब उनको तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा लीडर चाहिए उनको? बाल गंगाधर तिलक। 1916 में 17 में पहली बार बीजी तिलक को कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता दे दी, जिससे ये पता चल गया कि कांग्रेस अब रिफॉर्म के मोड में आ चुकी है, गर्म और नरम को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाए। यहाँ तक के सेक्शन के बाद भारत में गांधी जी का आगमन हो जाएगा और फिर गांधीयन एरा की शुरुआत हो जाएगी। ये सारे सेक्शन जिसको मैंने अभी बताया आपको, इससे रिलेटेड जो है कुछ MCQ देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे हैं। तो अभी हम लोग जो है थोड़ा सा पहली बार कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान है और कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा दिमाग लगे। फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज A.O. ह्यूम। कौन थे वो? एक सिविल सर्वेंट थे। A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम लिखना है आपको उसको। फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ए सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम, ऐसे लिखना A.O. ह्यूम, बहुत फास्ट लिखना आपको। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। बेसिक आपको कंसेप्ट याद हो जाना चाहिए। लिख लिया आपको? डीड फास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द फर्स्ट कांग्रेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई? मुंबई में हुई। अब इसको क्वेश्चन को लिखिए, इसमें कुछ नोट में लिखाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन मुंबई। अभी मुंबई कहते उस समय बॉम्बे था, तो हमें बॉम्बे ही लिखना चाहिए। इट वॉज फाउंडेड इन बॉम्बे। अब नोट में एक और पॉइंट लिख लेते हैं। INC मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में ही लिखना है। INC पूर्व में पुणे में प्रस्तावित थी। फॉर्मेशन ऑफ INC was pre-decided at पुणे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना पुणे में प्रस्तावित थी, यानी पहले से डिसाइडेड था कि पुणे में होगा। नोट नंबर 2 लिखेंगे। पुणे में प्लेग फैलने के कारण इसे बम्बई में शिफ्ट कर दिया। इट वॉज शिफ्टेड टू बॉम्बे ड्यू टू प्लेग। नेक्स्ट चलें। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के या INC के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। ये सब डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं आपको, जिसको पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ने से जल्दी याद हो जाएगा। द प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, यानी किसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन लीग। किसके बाद हुआ था? कल ही तो बताया था। ऐसे भीड़ में ना बोलिए, क्या लिखा हुआ था? – 1884 में देखिए। में ऐसा करके नोट में लिखा था, कल लिखा था मैंने। चेक इट आउट, लिखा है कि नहीं पहले देख लीजिए, तो फिर इसके बारे में कुछ लिखना होगा। कांग्रेस पार्टी से पहले क्या पॉइंट लिखा था?
कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको बढ़ाने का काम किया, यानी कांग्रेस बनाने का काम किया? Did you get the answer? आप लोग अपने नोट्स के साथ अपडेट नहीं है। द फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज George Yule was the first European who presided Indian National Congress. The first European to be elected as president of Indian National Congress was Indian National Congress को INC करके लिखिए कैपिटल लेटर में, वो ज़्यादा अच्छा है। INC, ये शॉर्ट में आपको हेल्प होगी। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। Who among the following became president of National Congress? Annie Besant। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा गया है, नीचे एक नोट लिख लेते हैं इसमें। एनी बेसेंट INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसाइडेड ओवर महात्मा गांधी वॉज। महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की? लिखते रहिए, ये सब आपको नोट्स अपडेट करने के लिए दे रहे हैं। द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी वॉज बेलगांव, ब्रैकेट में कर्नाटक लिख लीजिएगा, बेलगांव कर्नाटक सेशन। ये सेशन आपका गांधीयन, जो हमने पढ़ा था ना भी भारत में राष्ट्रवाद, तो सबसे पहले हमारा मॉडरेट था, फिर एक्सट्रीमिस्ट था और उसके बाद गांधीयन आ जाएगा। तो ये गांधीयन एरा के साथ क्वेश्चन हमारा जुड़ेगा इसमें, और सभी एरा के अपने अपने क्वेश्चंस बनेंगे। Which of the following element is responsible for the promotion of nationalism? यानी कि राष्ट्रवाद को जन्म देने के लिए कौन कौन से कारण काफ़ी थे। तो अगर मैं राष्ट्रवाद के साथ थोड़ी सी जानकारी शेयर करूं, तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में वहां के रहने वाले लोग जब समान विचार के लिए संघर्ष करें, समान अधिकारों के लिए संघर्ष करें, तो उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, किसी भी भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोग समान अधिकार या समान विचार के लिए संघर्ष करें, और इसी को हम राष्ट्रवाद के रूप में जानते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे देश में एक साथ चल रहा है तो पाकिस्तान या यूरोप में भी हमारे जैसे लोग राष्ट्रवाद में आ गए। भौगोलिक सीमा को जोड़ना जरूरी होगा। तो देखते हैं कॉमन मदरलैंड, यानी कि भौगोलिक सीमा हमारे पास, कॉमन लैंग्वेज यानी कि उसमें एक भाषा भी होनी चाहिए, कॉमन रेस एक प्रजाति यानी कि भारतीय। इनको भारतीय करने में अंग्रेज़ों ने बड़ा अच्छा रोल किया। तो ऑल ऑफ द अबव देश जो है ये आंसर होना चाहिए। तो आपको तीनों को लिख लेना चाहिए। द फैक्टर्स एसोसिएटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनलिज्म: कॉमन मदरलैंड, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रेस। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए ये कुछ कारण रहे थे। प्रमोशन ऑफ नेशनलिज्म। लिख लिया? यस सर। चलिए थोड़ा जल्दी लिखिए आप, कुछ लोग बहुत थोड़ा स्लो लिख रहे हैं। On which occasion was Jana Gana Mana first sung? इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन बना लेंगे। जन गण मन को पहली बार कब गाया?
तो जन गण मन को पहली बार 1911 के